जबकि वो उम्र है जब आपने सबसे ज़्यादा हाथ पाँव अपने चलाने हैं, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में, उनमें आप बड़े-बड़े जंप्स लेने की कोशिश करें। अगर आपके बस में है, अगर आपके रास्ते में कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है, जिसमें आप एक बड़ा जंप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम फ़ेज़ कौन-सा होता है? सालों के हिसाब से। मैं अपनी ज़िंदगी पर रिफ्लेक्ट करते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, ख़ास तौर पे जवान बच्चों को और बच्चियों को जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं और अपनी ही नज़रों में सुरखरू होना चाहते हैं। और जब आप अपनी नज़रों में सुरखरू होगे तो बहुत चांसेस है कि सब तो आपको एप्रिशिएट करेंगे ही। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे अहम फ़ेज़ में क्या किया और वो सबसे अहम फ़ेज़ है कौन-सा। तो बाज़ लोग बात करते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में क्या करना चाहिए, बाज़ लोग बात करते हैं कि 30 से 40 साल की उम्र में क्या करना चाहिए। बाज़ लोगों को मैंने सुना है वो बताते हैं कि 40 साल के जब आप हो जाएँ, उसका क्या मतलब होता है और उसके बाद आपके गोल्स क्या होने चाहिए, ज़िंदगी पर आपकी आउटलुक क्या होनी चाहिए दुनिया पर और आपकी प्रेफ़रेंसेस क्या होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से पूरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन जो 10 साला फ़ेज़ है, वो 20 से 30 या 30 से 40 नहीं है। वो है 25 से 35 साल की उम्र तक का। कैसे? मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, मेरे बताने से पहले, तो अभी के अभी नीचे कमेंट करें कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। 25 से 35 साल का जो 10 साला फ़ेज़ है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। 20 साल के जब आप होते हैं, उस वक़्त आप प्रीटी मच एक बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 16 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया था। 18 साल की उम्र में मैंने एफएससी की थी और 4 साल उसके बाद आप ऐड कर लीजिए, तकरीबन साढ़े 21 या 22 साल का मैं था जब मैंने बैचलर्स किया था। होता है वो दौर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़रूरी होता है कि आप अच्छा जीपीए लें, आप अच्छे मार्क्स लें, अच्छे ग्रेड्स लें, ताकि उसकी बेसिस पर आपकी आगे एकेडमिक या इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल सक्सेस बेस करती है। लेकिन देखे हैं मैंने ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं थे, अपनी तालीम में इतने ज़्यादा हाई अचीवर्स नहीं थे, कभी उनकी पोजीशंस नहीं आई, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रैजेक्टरी देखी है अपनी लाइफ में। सक्सेस हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और सेल्फ सफिशिएंट हों। सक्सेस के बहुत से इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक मैं समझता हूँ जिससे पूरा माशरा जनरली अग्री करेगा, वो ये है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जितनी आपको ज़रूरत हो उससे बढ़ के आपके पास पैसा हो और एक कांस्टेंट इनकम जनरेटिंग स्ट्रीम आपके पास हो, आपके पास पीस ऑफ माइंड हो और आपकी प्रोग्रेसिव थॉट हो। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है, जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है, वो प्रोग्रेसिव थॉट है। ये उससे भी बढ़ के है कि आप किसी अमीर घराने में पैदा हो जाएं, ये उससे भी बढ़ के है कि आप बहुत स्किल्ड हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप का जो दिमाग है, जो आपके पूरे जिस्म को इंस्ट्रक्शंस देता है और आइडियाज़ उसमें आते हैं, अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं है, तो बावजूद तमाम तर हुनर के, बावजूद तमाम तर उन कुदरती सलाहियतों और प्रिविलेजेस के जो जिनके साथ आप पैदा हुए हैं, आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें 25 से 35 साल की उम्र का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कैसे है? सबसे पहली बात यह कि वो दौर होता है जब आपने बैचलर्स के बाद अगर मास्टर्स करना होता है, तो मास्टर्स भी आप कर चुके होते हैं और 25 साल ही वो उम्र है
अगर मैं लड़कों के हिसाब से भी बात करूं या लड़कियों के हिसाब से बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी शादी जनरली कर दी जाती है उस दौर में, और वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि अगर तो आपको अच्छा जीवन साथी मिल गया तो फिर ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन अगर वहीं पर ही आपके मसले शुरू हो गए तो फिर आप कॉन्स्टेंटली उन मसलों को सुलझाने में इतने खर्च हो जाएंगे कि आपके पास फर्दर ग्रो करने की सोच रखना या कोशिशें करना काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। इस वजह से ये 25 साल का जो एक हिंदसा है, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उस वक्त तक आपकी एजुकेशन हो चुकी होती है, आम तौर पे आपकी शादी भी हो चुकी होती है, नहीं हो रही होती तो होने वाली होती है। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक चेंज कर देने वाला साल है या दौरानिया है, वो यही 25 से 35 साल तक का है। तो ये जो 25 से 35 साल है, इसमें आप अपनी बड़ी एक फर्म बुनियाद रख लेते हैं आगे तमाम तर ज़िंदगी की, जो आपकी 70 साल की है या 75 या 80 साल की है जनरली, क्योंकि लोगों की इतनी होती है। ख़वातीन की थोड़ी ज़्यादा उम्र होती है, जेंट्स की थोड़ी कम होती है, लेकिन जनरली पाकिस्तान की बात करें तो लोग पहुंचते हैं 70 साल तक कम अज़ कम। तो अगर आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए 35 साल तक, तो आगे के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने 25 से 35 साल तक की उम्र में क्या किया। 25 साल की उम्र तक मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूं, जितने लोग आमतौर पर नहीं रहते, कि माशाल्लाह मेरा खुद का एक घर था। बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि उसने मुझे फाइनेंशियली काफ़ी रिलीव कर दिया। रिलीव ऐसे कर दिया कि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो मिडल ईस्ट में एक उम्र बिता देते हैं, जैसे 50 साल के हो जाते हैं, 55 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उन्होंने उतना पैसा जोड़ा होता है कि पाकिस्तान में एक 5 मरले का घर बना लें। मतलब वो उनकी ज़िंदगी की तमाम तर अचीवमेंट्स का एक निचोड़ होता है कि वो एक अपने मुल्क में वापस जाकर घर बना पाते हैं। मेरे केस में वो चीज़ पहले हो गई, इससे कि मैं अपनी ज़िंदगी के 20 या 25 साल सर्व करता और उसके बाद उस प्रोडक्ट तक पहुंचता। माशाल्लाह वो मुझे पहले से मिल गई, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी काफ़ी मिली और ज़हनी सुकून भी बहुत मिला। मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी सेल्फ एस्टीम माशाल्लाह हाई थी और मैं इनसाइड सेटिस्फाइड था कि एक चीज़ मैंने अचीव कर ली है वेल अहेड ऑफ टाइम, जो लोगों को अचीव करने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन इंसान कभी भी रुकता नहीं है। इंसान अगर इतना अचीव कर लेगा तो इतने के लिए कोशिश करेगा, इतना अचीव कर लेगा तो उसके बाद इतने के लिए कोशिश करेगा। ये कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी भर, और होनी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में काम ही इंसान का मेहनत करना है, दुनिया में आके कोशिश करना है। आगे अल्लाह ताला अता फरमाता है हर इंसान को उसकी तकदीर के मुताबिक या अपने प्लान के मुताबिक। तो मैंने क्या किया, जब मैं 25 साल का था जब मैं 25 साल का था उस वक्त मैं ये प्लान करता था कि किसी तरह से मैं मुल्क से बाहर निकलूं। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सोच है जो आपकी होनी चाहिए इस दौरानिए में, कि आप मुल्क से बाहर निकल पाएँ। अब इसमें मैं जेंडर के हिसाब से बात नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हर एक के बस में ये चीज़ होती नहीं है बिकॉज ऑफ देयर अज्यूम्ड जेंडर रोल्स, जो गलत भी नहीं है। लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ इस वक्त, कि ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में पैदा होते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप मुल्क से बाहर निकलें। चाहे आप फिर वापस मुल्क में आ जाएं, जैसे मैं भी आ गया था, लेकिन आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि आप मुल्क से बाहर निकलें। क्योंकि इवन
पाकिस्तान तो काफ़ी तरक्की पजीर मुल्क है। आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी पैदा होते हैं, लेट्स से आप दुबई में पैदा हुए या आप अमेरिका में पैदा हुए, यूके, कनाडा, कहीं भी आप पैदा हुए, तब भी आपको मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप परमानेंट सेटल होने ना जाएं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपने दुनिया का एक मुख्तलिफ हिस्सा भी खुद जाकर देखा हुआ हो, एक्सपीरियंस किया हुआ हो। उससे आपकी सोच बहुत वसी होती है। जैसे कि मैं अपनी मिसाल लूँ तो मैं वो बंदा हूँ जिसने पाकिस्तान में क्या लाइफस्टाइल है, लोगों की क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है, ज़िंदगी में क्या तरजीहात हैं, वो भी जानता है। और कनाडा आकर यहाँ के लोगों का भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, यहाँ के मुआशरे का हिस्सा बना हूँ मैं। तो मेरी जो जो चीज़ें मैं महसूस कर सकता हूँ ना, वो यहाँ के लोकल कैनेडियन लोग भी महसूस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अभी मैं देखता हूँ कि कनाडा के जो लोकल लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी में जनरली मैं बात कर रहा हूँ, इतने मसरूफ़ हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अपने पर्सनल गोल्स के गिर्द ओरिएंटेड है कि उनमें से बहुत से लोग इवन उनको एक स्लाइटेस्ट थॉट भी नहीं गुजरती कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। ये चीज़ पाकिस्तान में भी है और बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग इतनी इतनी ज़्यादा फॉलोअरशिप के साथ के मिलियंस में उनके फैंस हैं, लेकिन उनकी फॉलोअरशिप है, उनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर भी, लेकिन उनकी तरजीहात ये हैं कि ऑडी ले लें, सबसे अच्छी गाड़ी ले लें, सबसे बड़ी मार्की में शादी कर लें, निकाह करें तो ऐसी धूम धड़का करें, ऐसे नाच गाना करें कि वीडियो मिलियंस में जाए। और बहुत कुछ हो रहा है। अब तो ये है कि बहुत ओपनली बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो ट्रेंड आज तक नहीं देखा था ख़वातीन के हिसाब से, वो देखने में आ रहा है कि अब जिस्म भी दिखाया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो ज़र्क बर्क लिबास होते हैं, जो शादी ब्याह के कपड़े होते हैं, इसमें अब देखने में ऐसे ऊपर जो होता है, जो ऊपर का पीस होता है और नीचे का जो लहंगा होता है, वो एक ही होता है। अगर खड़ी हुई होगी लड़की तो पता नहीं चलेगा कि कोई मसला है, लेकिन वो खड़ा उसने होना नहीं होता, उसने नाचना होता है फंक्शन में, और जैसे ही वो नाचती है तो फिर वो पेट दिखता है। अब ये चीज़ शुरू हुई है और अब ये बहुत नॉर्मलाइज होती जा रही है पाकिस्तान में। और ये सबसे ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं जिनके मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है। आप अग्री करते हैं या नहीं करते? आपने भी देखा होगा, आप भी जानते होंगे, नीचे कमेंट करके अभी बताएं। एंड विच इज़ वेरी सैडनिंग। और जो भी नया ट्रेंड आ रहा है, एक गलत ही चीज़ जनरली देखने में आ रही है। इसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं, जो गोरे हैं, उन्होंने ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ पहलू नहीं देखा हुआ। उन्होंने वो क्योंकि कनाडा से कभी बाहर नहीं निकले, तो उनको नहीं पता कि गुर्बत क्या होती है असल मानों में। उनको नहीं पता कि सफरिंग क्या होती है। जैसे मैं देख कर आया हुआ हूँ और जिस तरह से मैं रिलेट कर सकता हूँ फ़लस्तीनियों पर होते हुए जुल्म के साथ, वो कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता जिसने एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं देखा हुआ। तो आपकी सोच बहुत वसी होती है और आपको पता चलता है कि आपके अपने सेल्फ से बढ़ के भी ज़िंदगी में कुछ है, दुनिया में कुछ है, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर, तो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए चाहे आप फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड ख़ानदान में पैदा हुए हैं, सर्कमस्टांसिस में पैदा हुए हैं, या आप एक स्ट्रगलर हैं, आपने बहुत नीचे से शुरू किया है और आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, बहुत ही अच्छा है कि आपकी कोशिश हो कि आप निकले मुल्क से बाहर, दुनिया देखें, एक्सप्लोर करें। मेरी भी यही कोशिश थी जब मैं 25 साल का था। और उस वक्त बाहर निकलने की मोटिवेशन ये थी, मैं ये सोचता था, और ये मैं 25 साल से नहीं सोचता था, बल्कि ये मैं राइट आफ्टर ग्रेजुएशन से ही सोचता था, जब मैं 21.5 साल का था, कि मैं कहीं बाहर निकलूं। और उस वक्त निकलना मैं इसलिए चाहता था कि मैंने रिसर्च की हुई थी कि अगर आप बाहर से मास्टर्स करते हैं तो आप का एक तो प्रोफेशनली बूस्ट आपको लगता है, सीवी में बहुत वेट आ जाता है आपकी। क्योंकि उस वक्त तक तो मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में क्या करने वाला हूँ ना। मैं 21.5 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ या 22 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था मैंने अपनी ज़िंदगी में इवेंचुअली क्या करना है, लेकिन एक देखा था ट्रेंड मैंने, क्योंकि मैं नस्ट से पढ़ा हुआ हूँ। तो
मैंने ये देखा था कि मेरे साथ के जितने लोग हैं वो मेजोरिटी बाहर जा रहे हैं, और नस्क में आमतौर पे अमीर खानदान के बच्चे होते थे। तो ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमीर ख़ानदान के बच्चे जो करते हैं ना, वही गरीब ख़ानदान के बच्चे भी करना चाह रहे होते हैं। मैं कोई गरीब ख़ानदान से बहुत नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी नस्क में माशाल्लाह पढ़ रहा था, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा अमीर कबीर ख़ानदानों के बच्चे थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, और उनमें से मेजॉरिटी बाहर जा रही थी पढ़ने के लिए। कोई यूके जा रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, कोई कनाडा जा रहा था, कोई यूएस जा रहा था। पाकिस्तान में अगर मैं अपने कोर्समेट्स में से बात करूं तो आटे में नमक के बराबर लोग रह गए थे, बाकी सब जो निकल सकता था बाहर निकल गया था। इसी तरह से मैंने भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया था यूके की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इतना पैसा स्पेंड करूं जितना उस वक्त रिक्वायर्ड होता था, और कोई स्कॉलरशिप्स मुझे खास मिल नहीं रही थी। तो ऐसे उस वक्त की बात है कि मुझे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया अरेंज करना था, और वो एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट सी लग रही थी। शायद किसी तरह हम कर भी पाते, लेकिन मेरी खुद की ये रिसर्च का नतीजा था कि मैं किसी तरह से अगर बाहर की सिटीजनशिप ले लेता हूँ तो मैं सस्ते में कर पाऊंगा। सिटीजनशिप तो मिलने में फिर भी वक्त लगता है, लेकिन अगर मैं कम से कम परमानेंट रेजिडेंसी ले लेता हूँ तो मैं काफ़ी सस्ते में छूट सकता हूँ कि मुझे जो लोकल सिटीजन्स की फीस होती है उतना पे करना पड़ेगा, वरना एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट में आता हूँ तो मुझे उसका डबल पे करना पड़ता है। तो मेरी शुरू से एक ये चीज़ अल्लाह ताला ने ज़हन में डाल दी थी, वरना मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा बंदा कभी कोशिश करता पीआर के लिए या इस प्रोसेस में पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपने की तकदीर में लिखा होता है ना, चाहे आप उस तरह के सर्कमस्टांसेस से नहीं भी आ रहे होते, आपकी एक ओरिएंटेशन अल्लाह ताला बना देता है और आप चलते जाते हैं खुद से ही उस मुकाम की तरफ जिधर आपको पहुंचना चाहिए या पहुंचना होता है अपनी तकदीर के हिसाब से। तो ये मेरे जहन में आता था हमेशा कि मैं बाहर की पीआर लूं ताकि मैं सस्ते में मास्टर्स कर सकूं और अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करूं। उसी सोच के चलते मैंने, जब मैं 25 साल का हो गया, 25 साल की उम्र में तो मैंने एग्जैक्टली नहीं अप्लाई किया, लेकिन तकरीबन मैं 26.5 या 27 साल का था जब मैंने पहली दफ़ा कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई किया। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि वो पीआर मुझे मिली भी नहीं। उसका नतीजा आने में 2.5 साल लग गए, जिसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ अबू धाबी में, जो मैं जाकर दे पाया क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास पैसे थे, विच अगेन इसलिए था क्योंकि अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड मुझे रखा हुआ था। लेकिन उस इंटरव्यू में मैं फेल हो गया और मेरी कनाडा की पीआर रद्द हो गई। लेकिन क्योंकि मैं अब अबू धाबी गया हुआ था तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। वो मेरी तकदीर में था कि माशाल्लाह मेरी वहाँ पर जॉब हो गई, और मैं एक जो हमेशा से ख्वाब रखता था कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकलूं, दुनिया देखूं, कहीं जाऊं मैं, बस ये था मेरा कि मैं कहीं चला जाऊं। मैं जहाज में बैठना चाहता था। मैं जिंदगी में कभी जहाज में नहीं बैठा था, और नहीं तो खाली जहाज में बैठने के लिए ही मैं बाहर जाना चाहता था। तो मैं गया और मुझे वहां पर जॉब मिल गई। मैंने वहां पर जॉब की। मुझे जिंदगी एक डिफरेंट ढंग से जीने के लिए मौका मिला। मुझे एक्सपोजर मिला मिडिल ईस्ट का, और प्रोफेशनली भी मेरा एक तजर्बा बिल्ड हो गया, और वो बहुत ही वेटी तजर्बा था क्योंकि उसको कनाडा में भी बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन कहने का मकसद ये कि 25 से 35 साल की उम्र में इंसान क्या करे। एक तो शादी को देखना होता है, शादी के मामलात देखने होते हैं, और दूसरा आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से आप मुल्क से बाहर निकल जाएं, किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल रूट इख्तियार करके मुल्क से बाहर निकलें। किसी भी तरीके का मतलब है चाहे आप स्टडी वीज़ा पर निकलें, चाहे वर्क वीज़ा पर निकलें, किसी भी तरीके से, लेकिन मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करें, और बाद में आपको ठीक लगे तो वहां पर रहें, वरना वापस आ जाए। जैसे मैंने किया कि जब मेरे 2 साल पूरे हो गए, मेरा वीज़ा पूरा हो गया दुबई में, उसके बाद मैं जांच चुका हुआ था काफ़ी हद तक कि क्या है मिडिल ईस्ट का लाइफस्टाइल, और मैंने वो जांचते हुए अपने लिए ये डिसाइड किया कि मैं वापस
पाकिस्तान चला जाता हूँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता था कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि वो वहाँ पर खर्च हो जाएं और बस मेरी ज़िंदगी गुजरती रहे, क्योंकि वहाँ पर यही हो रहा था। हालांकि मेरी तनख्वाह 10,000 दिरहम थी और उस वक्त के हिसाब से सेव भी हो रहा था, तो इट मेड ऑल द सेंस कि मैं वहाँ पर वक्त गुजारूं। लेकिन अब मैं शादी करने वाला था, या मेरी शादी हो चुकी हुई थी दुबई में रहते हुए ही, तो मेरे लिए फिर सेंस नहीं बनती थी मजीद के वहाँ पर मैं रुकूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तकरीबन 27 साल का था जब मैंने कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई किया। उसके 2.5 साल के बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल आई अबू धाबी में, तो समझ लीजिए 29.5 या 30 साल का होऊंगा मैं, और तकरीबन 31.5 साल की उम्र पे मैं दुबई गया था। और फिर वहाँ पर 2 साल काम किया मैंने, और अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। एंड पे उस 2 साल के पीरियड में मेरी शादी हो गई, और फिर मैंने देखा कि अब अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरी तनख्वाह 10,000 दिरहम है। एक तो ये होता है कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन मेरी वो बढ़ चुकी हुई थी। मैंने 8,000 से शुरू किया था और तकरीबन एंड के करीब मेरी 10,000 हुई थी। तो मैं मजीद उसी कंपनी में रहते हुए अपनी तनख्वाह के ऊपर चले जाने को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और मैं देख रहा था कि 10,000 दिरहम में अगर मैं अपनी फैमिली साथ रखता हूँ तो कुछ भी नहीं बचना। हो सकता था ये कि मैं अप्लाई करता रहता और मुझे कहीं पर 15 या 20,000 दिरहम की जॉब मिल जाती, लेकिन एक तो मैंने बहुत ज़्यादा आमतौर पे देखा नहीं था कि लोगों को इतनी ज़्यादा जॉब्स मिल रही हो, क्योंकि जिस दौर में मैं दुबई में था उस वक्त जनरल या आम तौर पे जो लोग कमाते थे दैट वाज अराउंड 6,000 दिरहम। 6,000 दिरहम को एक रीजनेबल सैलरी समझा जाता था। तो मेरी उस वक्त 10,000 थी। 10,000 से ऊपर के लिए ज़्यादा मैंने कोशिश भी नहीं की, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं था। और एक मैं एक्सपीरियंस कर चुका हुआ था मिडिल ईस्ट के कल्चर को, और मैंने देख लिया था कि वहाँ का जो निज़ाम है वो ऐसा है कि उधर का पैसा उधर ही रहता है। और इतनी महंगाई हो चुकी हुई थी कि अगर आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर वहाँ पर रहते हैं तो आप महीने के बमुश्किल, अगर बहुत अच्छा भी कमाते हैं, जैसे 10,000 दिरहम कमाते हैं, और अभी अगर आपके बच्चे नहीं हैं तब भी आपके बमुश्किल 1,500 दिरहम बच जाने थे महीने के, जो उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 50,000 रुपया बनता था पाकिस्तानी। तो मुझे ये सेंस नहीं लग रही थी कि मैं पाकिस्तान में काफ़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, उसके मुकाबले मैं दुबई में दिन रात काम करूँ, चक्की की तरह से काम करूँ, और मेरी बीवी सारा दिन स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेली रहे, और मैं एट द एंड ऑफ द मंथ 50,000 रुपया बना रहा हूँ, जो मैं पाकिस्तान में भी काम करते हुए शायद उससे ज़्यादा बना सकता था उस वक्त भी। तो यही सोचकर मैंने फिर दुबई छोड़ दिया, और वो बहुत ही एक लैंडमार्क डिसीजन था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग एक दफ़ा मिडिल ईस्ट जाते हैं उससे कभी निकल नहीं पाते। मैं गया और मैं वहाँ से वापस आया। एक चीज़ मेरे अंदर ये थी कि मैं बहुत बड़े-बड़े स्टेप्स ले लेता था, बहुत बड़े-बड़े जंप्स मार लेता था। पाकिस्तान से उठ के दुबई पहुंच गया, दुबई को छोड़ के पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान में भी मैंने काफ़ी दफ़ा 25 साल तक भी, या दुबई जाने तक भी मैंने ऐसे किया कि मेरी जॉब लगी हुई है और मैंने छोड़ दी। चाहे साल बाद छोड़ी या 2 साल बाद छोड़ी, लेकिन मैंने छोड़ दी। जब मैं सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाता था, जिसके बाद मुझे लगता था मेरी इसमें मज़ीद ग्रोथ नहीं हो रही, तो चाहे मुझे आगे अपॉर्चुनिटी कोई मिली होती थी नहीं होती थी, मैं छोड़ देता था, विच इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेबल, लेकिन मैं ऐसे करता था। उसको आप सही समझें या ना समझें, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि माशाल्लाह मैं फाइनेंशियली रिलैक्स्ड था, तो मैं ऐसे डिसीजंस ले सकता था और मैं नए-नए एंडेवर्स करता रहता था। इसी तरह से दुबई को जब मैंने छोड़ा, उस वक्त फिर पाकिस्तान में आके मैंने एक नया स्टेप लिया कि मैंने यूट्यूबिंग शुरू कर दी। उस वक्त पाकिस्तान में आके मैंने जॉब सर्च भी नहीं की। अब मैं कदम रखना चाहता था किसी ऐसे रियाल में या ऐसे काम में जिधर मैं बगैर जॉब किए पैसे कमा सकूं, और मैंने उस वक्त यूट्यूबिंग स्टार्ट की। दुबई से वापस आकर मैंने बिलाल जफ़र शो शुरू किया। अब माशाल्लाह उस पर 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। शायद मैं उस पर वीडियोस डालता रहता तो बात इससे काफ़ी आगे निकल गई होती, लेकिन जब मेरा कनाडा का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ तो मैंने उस पर वीडियोस डालनी छोड़ दी। लेकिन बहरहाल उसको मैं एक लेवल तक लेकर गया, और यूट्यूब से भी पैसे आए माशाल्लाह। यूट्यूब के थ्रू और बहुत सी जो चीज़ें मैंने की, लाइक स्पॉन्सरशिप्स,
और बहुत सी प्रोडक्ट्स मैंने सेल की, वहाँ से भी पैसा आया। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए खाली अगर मैं उसी की बात करूँ तो वो मुझे इतना प्रोवाइड कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे किसी भी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं थी, ना मेरी ख्वाहिश थी, ना मैंने की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बड़े-बड़े जंप्स लेता रहता हूँ ज़िंदगी में, तो एक बार जब मेरी कनाडा की पीआर रिजेक्ट हुई, उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि इसकी रीज़न शायद ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे फाइनेंशियली प्रिविलेज किया हुआ था, क्योंकि इस प्रोसेस में पैसे लगते हैं। और एक दफ़ा फेल होने के बाद दोबारा मैंने इसके लिए कोशिश की और खुद से की, विदाउट किसी कंसल्टेंट के। जब मैंने दूसरी बार अप्लाई किया, वो मेरा दुबई में आखिरी आखिरी दौर था और मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि मेरा 6 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाएगा और हम लोग कनाडा चले जाएंगे। वो और बात हुई कि उसमें तकरीबन 4.5 साल गुजर गए और उन 4.5 सालों में मैं पाकिस्तान में इतना इस्टेब्लिश हो गया वापस जाकर यूट्यूबिंग की वजह से कि हमें सोचना पड़ा कि क्या अब जब हमें गो अहेड मिल रहा है कनाडा जाने के लिए तो हमें जाना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन अगेन एक ये चीज़ है कि ज़िंदगी में बड़ी जंप्स मैं लेता हूँ, तो उस सिस्टम में से भी अपने आप को खींच के मैं फिर इधर लेके आया। हालाँकि मुझे कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी फाइनेंशियली, लेकिन बड़े-बड़े जंप्स, तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 से 35 साल की उम्र में आप बड़े-बड़े जंप्स लेने की कोशिश करें। अगर आपके बस में है, अगर आपके रास्ते में कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है, जिसमें आप एक बड़ा जंप मैं आपको इसको कहूँगा कि अगर आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि मुल्क से कम से कम आप बाहर निकल सकें। वो देखते हैं ना अक्सर हम इस तरह की वीडियोज़ में, एक मछली होती है एक छोटे जार में और एक बड़ा जार होता है, तो उससे छलांग मार के निकल रही होती है, तो ये उस तरह का जंप है और ये वाक़ई बहुत से हिसाब से है। तो वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा से थी। तो एक ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि आप बड़े-बड़े जंप्स ले सकें और प्रोग्रेसिव थॉट आपकी होनी चाहिए और मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। और ये चीज़ 25 से 35 साल की उम्र तक ही मुमकिन होती है ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसकी उम्र 35 साल हो गई है उसके बाद उसके लिए कोई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं रह गई। उसके बाद भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ, आफ्टर 35 साल मैं कनाडा आया हूँ। मैं 35 साल से ज़्यादा का हूँ, लेकिन 35 साल तक मैं ऐसा कुछ कर चुका हुआ था कि मैं फिर इधर अब आ पाया हूँ। तो 25 से 35 साल तक की वो उम्र है जब आपने सबसे ज़्यादा हाथ-पाँव अपने चलाने हैं, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में हाथ-पाँव आपने चलाने हैं, प्रोफ़ेशनली, पर्सनली, हर हिसाब से। और एक चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है, वो आपने ये करनी है कि आपने ना नमाज़ पढ़ना शुरू कर देनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने 25 साल के आप हो गए, ज़िंदगी में कैसे ग्रो करना है या दुनिया में कैसे कुछ अचीव करना है, आपको कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। एक चीज़ आप करना शुरू कर दें कि आप पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। नमाज़ को जैसे कायम करने का हुक्म है, आप नमाज़ कायम करें। नमाज़ आप पाबंदी के साथ पढ़ें और पाँचों पढ़ें। ये नहीं कि आपने एक पढ़ी या ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मैंने एक शुरू कर दी है या 2 शुरू कर दी है। आप पाँचों के पाँचों करें, बिकॉज़ इट्स वेरी मच पॉसिबल। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ऑलमोस्ट 23, भी थोड़ा-सा लेट होगा, शायद 22 साल की उम्र से मैंने पाँचों नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी। मैं ये नहीं कहता कि मेरी नमाज़ों की क्वालिटी बहुत हाई थी या मैं बहुत खुशू व ख़ुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ता था। इनफैक्ट काफ़ी जल्दी-जल्दी पढ़ता था, शायद अभी भी काफ़ी जल्दी पढ़ता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं करता था। द मेयर फैक्ट कि आप कोशिश करते हैं इस चीज़ के लिए, आपको बहुत रिवॉर्ड मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम देखा है। एक इमोशनल बैलेंस मिलता है इससे और वही बात है कि अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करते हैं। तो मैंने 22 साल की उम्र से तकरीबन नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। मैंने पाँचों नमाज़ें पढ़ी हैं और मैं जा के मस्जिद में पढ़ता था तकरीबन जब तक मेरे लिए पॉसिबल था। मस्जिद होती थी पास तब तक, अब तक। लेकिन अब तो यहाँ पर तो करीब नहीं है, तो मैं घर पे ही पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ की कि मैंने नमाज की पाबंदी की है तकरीबन 22 साल की उम्र से, क्योंकि ये एक आपकी एक स्पिरिचुअल जो डायमेंशन है आपकी ज़िंदगी में, उसमें आपको काफ़ी स्टेबलाइज करती है, आपको इमोशनल बैलेंस देती है और आपको एक अंदर से सुकून रहता है, जो मुझे हमेशा से रहा है। और वो मुझे उसके बाद से ही रहा है कि मैंने नमाज पढ़नी शुरू की है कि अंदर से मुझे एक स्टेबिलिटी और सुकून का एहसास रहा है।
और फिर जाहिर है कि नमाज के साथ जो आप दुआएं मांगते हैं तो दुआएं अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो मेरी हमेशा से एक, मैं कुरानी दुआएं पढ़ता हूँ हर बार। और मैंने कुरान से ये ली थी दुआ कि रब्बे अनजिलनी मुनजलम मुबारक व अंता खैरुल मुनजिलीन, जिसका मफहूम मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। ये पूरी आयत भी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये कुरान की आयत है, ये दुआ है। और इन अ नटशेल अगर मैं इसका मतलब आपको बताऊं कि वो ये है कि अल्लाह ताला मुझे मुबारक मंजिल अता फरमा और आप सबसे अच्छी मंजिल देने वाले हैं। तो ज़िंदगी में हम एक मंजिल के लिए हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत सी दुआओं में से ये एक दुआ है जो मैं हमेशा से मांगता रहा हूँ। और अभी तक भी अच्छी मंजिल मुझे दिख रही है माशाल्लाह, और इससे भी ज़्यादा अच्छी मंजिल आगे ज़िंदगी में मिलने के का मैं ये तवक्को कर सकता हूँ और करता हूँ। तो ये एक दुआ भी आप, इफ दिस वन थिंग जो आप ले सकते हैं इस वीडियो से, तो कम से कम वो ये एक दुआ है। इसको याद कर लें, इसको रेगुलरली पढ़ा करें, दिल से मांगा करें, हो इंशाल्लाह ताला आपकी कबूल होगी। तो ये एक दुआ भी है जो मैं हमेशा से मांगता रहा हूं। तो 25 से 35 साल की उम्र में, अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, आपने ये करने की कोशिश करनी है, एक तो आप नमाज के पाबंद हो जाएं, बिकॉज वो आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल डायमेंशन में, मुसलमानों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, पहला स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नमाज के पाबंद हो जाएं, अप्लाई करें, हाथ पांव मारें। पाकिस्तान में रहते हुए बाहर निकलने के लिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे बाहर निकले, जॉब आप पहले सिक्योर कर लें और फिर बाहर निकलें। जब मैं 25 साल का था उस वक्त इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, हमें इतना कुछ पता नहीं होता था। अभी बहुत अवेयरनेस है। आप पाकिस्तान में रहते हुए इंडीड पर, लिंक्डइन में अप्लाई करके बाहर पहुंच सकते हैं, वर्क वीजा पर पहुंच सकते हैं, जॉब्स सिक्योर करके पहुंच सकते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है, आपने नमाज की पाबंदी करनी है, आपने बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और अगर आपके बस में नहीं है तो बाहर के जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना है। इंडीड पर अप्लाई करें, लिंक्डइन पर अप्लाई करें, और भी काफी जो इस तरह के पॉपुलर जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अप्लाई करें। और तीसरा, अपने लिए बेहतरीन जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करें। उसमें आपका म्यार खूबसूरती नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका म्यार जीवन साथी ढूंढने में सिर्फ खूबसूरती है, तो आप गालिब गुमाने के मुंह की खाएंगे, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप खातून हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस बारे में आपको बता सकता हूं कि आपकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के बारे में, उसके बारे में एक पूरी वीडियो की जरूरत है। आप देख सकते हैं पहले ही वीडियो हमारी आधे घंटे से तजावुज कर चुकी है, तो वो मैं वीडियो बना दूंगा, फिर आप नीचे कमेंट करें उसके लिए। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी आपने कोशिश करनी है 25 से 35 साल में। एक तो आप सही बंदे के साथ या सही बंदी के साथ शादी कर लें, आप नमाज के पाबंद हो जाएं, और आप बाहर निकलने की कोशिश करें, प्रोग्रेस करने की कोशिश करें। ये तीन मेन टेक अवेज है। तो मेरा जो 25 साल का दौरानिया था वो बाहर जाने की कोशिश से शुरू हुआ। उस वक्त तक मैंने शादी नहीं की हुई थी, लेकिन नमाज का पाबंद हो चुका था। 35 साल की उम्र में मेरी एक अच्छी लड़की के साथ शादी हो गई हुई थी, मैं नमाज का पाबंद था और मैं बाहर पहुंच चुका हुआ था, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक दिमागी सुकून भी आ गया। और बहुत से लोग मुझे सक्सेसफुल समझते हैं, कुछ के नज़दीक मैं सक्सेसफुल नहीं भी हूँगा। अपनी अपनी हर एक की प्रेफरेंसेस होती हैं या परखने के स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं खुद ही जानता हूँ कि पाकिस्तान से आप बाहर निकल के, ख़ास तौर पे अगर आप किसी वेस्टर्न मुल्क में पहुंच गए, तो पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ऐसी है कि आप सक्सेसफुल हो गए। इस ऐसे, जैसे हिंदी में बात करूं, आप मुक्त हो गए, आपको मुक्ति मिल गई। आप जैसे ना एक आप पहुंच गए जिधर आपको जिंदगी में पहुंचना चाहिए था। लोगों की क्या बात करूं, मैं अपनी यही थिंकिंग थी।
और मैंने सबकी भी देखी है, मेजोरिटी की, कि ये होती है कि आप किसी तरह से पाकिस्तान से बाहर निकल जाओ, किसी अच्छे मुल्क में जाकर सेटल हो जाते हो ना, वो सक्सेस है, ऐसे लोग समझते हैं। लेकिन बहरहाल वो कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक नहीं है, वो आगे और बहुत सी उसमें देखने की चीजें हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज है जो माशाल्लाह अचीव कर ली, भले मैं सारी उम्र अब कनाडा में ना भी रहूं, लेकिन मैं यहाँ का एक बार पासपोर्ट ले लूंगा तो दुनिया के हिसाब से है तो है, मानने वाली बात है कि इज्जत बहुत है इसमें। तो चलिए, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है। मैंने आपको बता दी हैं 3 चीजें जिनकी आपको कोशिश करनी है 25 से 35 साल की उम्र में। अगर आप वो सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो होपफुली आपकी उससे आगे की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखें। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।